मैं उम्रा करने गई तो तवाफ करते हुए गिरकर बेहोश होगी। होश आने पर पता चला कि मुझे एक अरबी उठाकर अस्पताल ले आया है। मैंने इस अरबी का शुक्रिया अदा किया तो वो बोला कि आपको मेरे घर खाना खाना होगा, तभी मैं आपका शुक्रिया कबूल करूंगा। मैं मान गई और इसके साथ चली गई, मगर यूं ही मैं बेड पर बैठी तो मेरी जान निकल गई। मुझे सऊदी अरब में रहते हुए एक साल गुजर चुका था। मैं काफी हद तक अरबी ज़बान भी सीख चुकी थी, मगर मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता था। शादी से पहले तो मुझे बहुत से सपने दिखाए गए थे, मगर यहाँ आकर पता चला था कि सऊदी अरब मेरे लिए एक जेल से कम नहीं है। एक ऐसी जेल जहाँ पर अगले लम्हे क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता था। यूं तो मुझे घर से निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, मगर कभी कभार मेरे शोहर को न जाने क्या हो जाता था। वो सुबह सवेरे मुझे एक लंबी सी लिस्ट हाथ में थमा कर कहता था कि ये सब चीजें ले आओ। वो चीजें ऐसी होती थी कि जिनको पूरा करते करते शाम के अंधेरे छा जाते थे। मेरे शोहर की फरमाइशें बड़ी अजीब सी होती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मुझे सऊदी अरब आए हुए 2 माह ही गुजरे थे तो मेरा शोहर मुझसे कहने लगा कि मानूर, मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी यहाँ के रंग ढंग में डल जाओ। मैं ये बात सुनकर खुश हो गई थी, क्योंकि घर में रह रह कर मैं भी बहुत बेजार हो चुकी थी। मैं बोली, फजान मुझे क्या करना होगा? तो इसने मेरे सवाल के जवाब में मुझे एक लंबी सी लिस्ट थमा दी और अपनी गाड़ी में बिठाकर दूर एक बाजार में छोड़ आया था। कहने लगा कि जब ये चीजें तुम खरीद लो तो मुझे किसी भी स्टोर वाले के नंबर से कॉल कर लेना, और एक चिट पर अपना मोबाइल नंबर लिख कर मुझे थमा दिया। मैं पाकिस्तान में ही खुद ही सौदा सलब वगैरह लाया करती थी, इसलिए मैंने हामी भर ली थी। मेरा शोर तो चला गया। मैंने लिस्ट खोल कर देखी तो हैरान रह गई कि इस पर बड़ी अजीबो गरीब सी चीजें लिखी थी। 21 दाने लूंगा। अब मैं हैरान थी कि 21 दाने लूं कहाँ से लूं। मैंने स्टोर में हेल्पर लड़की से पूछा तो वो मुस्कुराई और बोली कि आप ये पैकेट ले लें, हमारे स्टोर पर हर चीज पैकेट में मौजूद होती है। मैंने सर हिला दिया और लौंग का पैकेट रख लिया। फिर 50 दाने इलायची, 100 दाने चावल, 72 दाने चना दाल। मैं ये सारी लिस्ट पढ़कर मुस्कुराती रही और पैकेट जमा करती रही। पहले दिन तो मेरी शॉपिंग बहुत जल्द मुकम्मल होगी, इसलिए मैंने अपने शोहर को कॉल करके बुला लिया था। वो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि तुमने इतनी जल्दी से सब कुछ खरीद लिया। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो मेरा शोहर मुझे घर ले गया। घर में मेरी सास, शोहर और 2 नंदे रहती थी। हम घर पहुंचे तो सभी लॉन्च में बैठे हुए थे। फजान कहने लगा कि ये सब चीजें इधर ही ले आओ। मैं वो सारे पैकेट उठाकर इनके सामने लेगी। मेरा शोहर कहने लगा कि 21 दाने लौंग लेकर आओ। मैंने पैकेट अपने शोहर के सामने कर दिया तो इसने मुझे गुस्से से घूरा और बोला कि तुमने लिस्ट गौर से नहीं पढ़ी थी क्या? मैंने 21 दाने लौंग लिखा था, जबकि तुम पूरा पैकेट उठा कर ले आई हो। फिर इसने वो पैकेट उठाकर दीवार पर भी मारा था। फिर 104 दाने चावल मांगे तो मैं थर थर कांपने लगी थी। मैंने फिर से पैकेट लाकर फजान को थमा दिया। तब मेरी सास गुस्से से कहने लगी, बेटा तुम्हारी बीवी तो बहुत ही बेवकूफ है। मुझे ये बताओ मानूर, तुमने घर में ऐसे कौन से पहाड़ तोड़े थे जो जल्दी जल्दी ये पैकेट उठा कर ले आई हो? तुमसे जितनी चीजें मंगवाई थी वो क्यों नहीं ले आई? मैं बोली, आंटी स्टोर पर हर चीज पैकेट में मौजूद थी। तभी मेरी नंद सोनिया कहने लगी कि आप में जरा अकल नहीं है, पैकेट खोलकर भी बेमतलूबा चीजें निकाल लेती। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि मुझसे छोटी होकर मुझे दर्श दे रही है। मैं बोली, सोनिया क्या पैसे दरख्तों पर उगते हैं जो मैं ऐसा करती? तब मेरा शोहर गुस्से से बोला कि अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बहन के साथ इस लहजे में बात करो? अम्मी, मैं इसीलिए पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वहाँ के सब लोग भूखे नंगे होते हैं। इनकी बात पैसे से शुरू होकर पैसे पे खत्म हो जाती है। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मगर इन लोगों को क्या पता जो इतनी लापरवाही से खर्च करते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं वहां से चुपचाप निकलकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे पाकिस्तान बहुत याद आ रहा था। वहाँ पर मेरे अपने लोग थे, मेरे अपने रिश्ते थे। हाँ, ये बात सच है कि हमारे घर गुर्बत बहुत ज्यादा थी। मैं 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। अब वो याद नहीं थे। मेरे लिए जब फजान का रिश्ता आया तो अम्मी बहुत खुश हो गई थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मानूर, तुम्हारे लिए सऊदीया में रहने वाले लड़के का रिश्ता आया है। बहुत अच्छे और खाते पीते लोग हैं। तुम जानती हो कि सऊदी अरब की रहाइश कितनी महंगी है, मगर लड़के की पूरी फैमिली वहीं पर रहती है और वो तुम्हें भी शादी के बाद अपने साथ ले जाएंगे। मेरी बेटी, तुम सऊदीया जाकर उम्रा करना और हज करना और अपने कदम मजबूत करने की कोशिश करना, और हो सके तो अपने भाई को भी वहीं बुलाने की कोशिश करना ताकि हमारे हालात भी बदल जाएं। मैंने अम्मी से वादा किया था और बोली थी कि वो हरगिज़ फिक्र न करे। मैं वहाँ पर जाकर फजान से कहूँगी कि वो मुझे भी जॉब दिलवा दे। जब तक मेरे भाई अपने कदमों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक ही मैं आपको सपोर्ट करूंगी। अम्मी बहुत खुश हो गई थी और जोलियां उठा उठा कर मेरे लिए दुआएं करने लगी थी। मुझे क्या इल्म था कि मुझे यहाँ आकर अपने घर वालों से भी बात करने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। मुझे हफ्ते में एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन करने की इजाज़त मिलती थी।
और इस वक्त भी मेरी सास मेरे सर पर खड़ी होती थी। मोबाइल को स्पीकर पर ऑन करके ही दिया जाता था। मैं अम्मी को अपने हालात से आगाह नहीं कर पाती थी। रिश्ते करवाने वाली औरत ने भी हमें जितने ख्वाब दिखाए थे, इनके पेश नज़र तो अम्मी गमान ही होगी कि मैं तो बहुत ऐशो इशरत बड़ी जिंदगी गुजार रही हूँ और इनको यहाँ आकर भूल गई हूँ। मगर यहाँ मुझ पर जो कुछ बीत रहा था इसके मुताल्लिक यहाँ तो सिर्फ मैं ही जानती थी, यहाँ सिर्फ मेरा खुदा जानता था। मेरी हैसियत यहाँ एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं थी। मैं सारा सारा दिन घर के काम काज किया करती थी, जबकि मेरी नंदे मुझ पर हुक्म चलाती न झुकती थी। मैं फजान की तवज्जो पाने की कोशिश करती तो वो मुझे नज़रअंदाज कर दिया करता था। कभी कभार जब इनका मूड खुशगवार होता तो मुझे इस बात का एहसास दिलाता कि मैं इसकी बीवी हूँ ही नहीं। मेरी तो औकात यहाँ पर महज एक मुलाजमा की थी। यूं ही मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि शाम से रात हो गई थी तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो दिल उछल कर हलक में आ गया था। मैं सोचने लगी कि शायद फजान मुझे मनाने आया होगा। तभी मेरी सास ने कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी थी। वो हाथ नचा नचा कर कहने लगी कि पाकिस्तान से फ़ोन आया था क्या? तुम्हारा वहाँ पर कोई मर गया है जिसका तुम सोग मना रही हो? ये बात सुनकर तो मेरा दिल छलनी हो गया था। मैं बोली, आंटी अल्लाह ना करे आप कैसी बातें कर रही हैं, खुदा का कुछ खौफ करे। वो कहने लगी कि खुदा का खौफ यह है जो तुम इस वक्त मेरे घर पर मौजूद हो, नहीं तो तुम पर चोरी का इल्जाम लगा कर जेल भिजवा देती। फिर जब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ती तब पता चलता। चलो निकलो अपने कमरे से और खाना बनाओ, सोनिया और मशल को भूख लगी है। मैं खुद से बोली कि अगर इन्हें भूख लगी है तो इन्हें कहें कि वो कुछ बना ले, अब वो इतनी भी छोटी नहीं है। मेरी बात सुनकर तो मेरी सास ने हंगामा कर दिया था। इसने चीख चीख कर मेरे शोहर को मौके पर बुला लिया और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाने लगी। इस दिन मेरे शोहर ने मुझ पर हाथ भी उठाया था और इसने ऐसा हाथ उठाया था कि कई दिन मेरे जिस्म पर नील पड़े रहे थे। और इस दिन मुझे अपनी हैसियत का इल्म हो गया था। इन लोगों के सामने जुबान खोलने का मतलब था अपनी शामत को आवाज देना था। इसीलिए मैंने अपनी जुबान को हमेशा हमेशा के लिए सी लिया था। मेरी दोनों नंदें बड़ी अजीब सी थी। वो सारा सारा दिन बड़ी बिस्तर तोड़ती रहती थी और फिर शाम के वक्त खूब बनकर टनकर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने चला जाया करती थी। यूं तो मेरा शोर बहुत सख्त मिजाज था, मगर इसने कभी अपनी बहनों को रोक टोक नहीं की थी। खैर इस वाक़े के 2 हफ्ते बाद मेरे शोहर ने मुझे फिर से एक लिस्ट थमा दी थी और कहने लगा कि तुम पैसों की फिक्र हरगिज़ मत करना, जितनी चीजें इस पर लिखी हैं इतनी ही लेकर आना, आज जल्दी करने की कोशिश हरगिज़ मत करना। मैंने सर हिला दिया। आज मेरा शोहर मुझे इसी बाजार में ले गया था जहां पहले ले गया था। मैं स्टोर पर चली गई। मैंने जब मतलूबा चीजें खरीद ली तो स्टोर के मालिक से इजाजत लेकर एक कोने में बैठकर सारे पैकेट खोल कर बैठ गई और एक एक चीज को गिनने लगी। मैंने महसूस किया था कि स्टोर में आने जाने वाले लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। लोग मुझे पागल समझ रहे थे। एक अरबी मर्द मेरे पास आया और कहने लगा कि आपको किसी मदद की जरूरत है। मैंने महसूस किया है कि आप कुछ परेशान हैं। मैंने नफी में सर हिला दिया तो वो मुस्कुरा कर वापस चला गया। आज मुझे 6-7 घंटे लग गए थे। फिर मैंने फजान को फोन करके बुलाया तो आज वो बहुत खुश लग रहा था। कहने लगा कि अगर तुमने चीजों में गड़बड़ की हुई तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैंने सोचा कि घर जाते ही लंबी तान कर सो जाऊंगी, मगर घर में दाखिल हुई तो चकरा कर रह गई। हर तरफ बहुत ही गंद फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी पार्टी का इंतजाम किया गया था। मैं हैरत से बोली कि ये सब क्या है। मेरी सास ने नाक से मक्खी उड़ाई और जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चली गई। फजान कहने लगा कि तुम हर चीज जल्दी जल्दी समेट लो, मुझे ये कचरा पसंद नहीं है। मैं तो अपने नसीबों को रोने लगी थी। खैर मजबूरी थी, शोहर की बात मानना पड़ी थी। मेरी नंदों ने तो कभी मुझसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा था। मैं जब भी इनके पास जाकर बैठती तो वो उठकर चली जाती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी नंदों की सरगर्मियां कुछ मशकूक सी थी। वो अक्सर वीडियो कॉल पर लड़कों से बातें किया करती थी, मगर जैसे ही मुझे देखती तो उठकर चली जाया करती थी। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ था कि वो अपने भाई की आंखों में धूल झोंक रही हैं। मैंने सोच लिया था कि अपने शोहर के इसकी बहनों की करतूतों से जरूर आगाह करूंगी, मगर इससे पहले ही मैं कोई सबूत ढूंढ लूंगी। मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने सबूत के बगैर बात की तो शायद ये लोग मुझे जिंदा दरगोर कर देते। कुछ दिन तो आराम से गुजर गए थे, मगर फिर से मेरे शोहर को मुझसे शॉपिंग करवाने का दौरा पड़ गया था। इसने मुझे लिस्ट थमा दी और अपनी गाड़ी में बिठाकर स्टोर तक ले गया। मैं बोली, फजान आपसे एक बात पूछूं, आप मुझसे इस तरह की चीजों की खरीदारी क्यों करवाते हैं? मेरा शोहर कहने लगा कि तुम मुझे पागल समझ रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें आजमा रहा हूँ और इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहने के काबिल हो भी या नहीं। दरअसल मैं पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहता था। ये तो शादी हुई है ना मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं जब तक तुम्हें अपने ढंग में डाल नहीं लेता तुम्हें कबूल नहीं कर पाऊंगा।
میں بولی فضان یہ کون سا طریقہ ہے؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے فضان نے مجھے ٹوک دیا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے زیادہ باتیں کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہے، چلو اترو گاڑی سے۔ میں بہت جلدی کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتر آئی تھی۔ آج میرا دل معمول سے کچھ زیادہ ہی اداس تھا۔ میں سارے پیکٹ خرید کر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ چلی گئی، کیونکہ ہم مکہ شہر میں رہتے تھے اور وہاں سے قریب پڑتا تھا۔ میں 2 دفعہ پہلے بھی وہاں جا چکی تھی۔ میں نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے چکر آیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے بازو میں سوئی چبھنے جیسا درد محسوس ہوا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول ڈالی تھی۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ میں تو ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہوں۔ نرس نے مجھے ہوش میں آتا دیکھا تو مسکرا کر میری خیریت دریافت کی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ ایسی حالت میں خوراک کی طرف توجہ نہیں دے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں بولی کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں ٹھیک تو ہوں نا؟ وہ نرس مسکرا دی اور بولی جی آپ بالکل ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ خوشی کی ہے، آپ ماں بننے والی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اولاد کی خبر سن کر میری ساس کا دل میرے لیے صاف ہو جائے گا اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا، میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میں نرس سے بولی کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ تب وہ بولی کہ ٹھیک ہے آپ گھر جا سکتی ہیں، مگر پہلے ڈاکٹر سے اپنی دوائی لکھوا لیں۔ میں نے اس باب میں سر ہلا دیا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچی۔ یہ سوال جب میں نے نرس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ باہر آ جائے، وہ راہداری میں بیٹھا آدمی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جب میں باہر نکلی تو سامنے ایک عربی مرد بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور بولی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا شکریہ یوں قبول نہیں کروں گا، آپ کو میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا، آپ کو چائے پلا کر شکریہ قبول کروں گا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو ابھی گھر لوٹنے میں بہت ٹائم پڑا تھا۔ میں نے اس عربی مرد کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر لی تھی، کیونکہ میں اس کے گھر سے اپنی والدہ کو فون کر کے اپنے حالات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ آپ کی بیٹی آپ کو ہرگز نہیں بھولی ہے، بلکہ میں تو خود بھیانک حالات سے گزر رہی ہوں۔ پھر انہیں یہ بھی تو بتانا تھا کہ میں حمید سے ہوں۔ خیر میں عربی مرد کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا گھر ہسپتال سے قریب ہی تھا۔ وہ مجھ سے چھوٹے موٹے سوال جواب کرنے لگا تھا۔ وہ بولا کہ تم سعودیہ کب آئی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں 1 سال پہلے یہاں آئی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ وہ عربی مرد کہنے لگا کہ تم نے پولیس میں کمپلین کیوں نہ کی؟ میں بولی کہ مجھے یہاں کے سسٹم کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہفتے میں 1 بار مجھے بازار بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں سے بھی عجیب و غریب چیزیں منگوائی جاتی ہیں۔ اتنی دیر میں اس عربی مرد کا گھر آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم اندر چلو، پھر اس معاملے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں مطمئن ہو کر اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی ملازمہ کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ فریش جوس نکال کر لاؤ، مگر میں یوں ہی صوفے پر بیٹھی تو مجھے متلی ہونے لگی تھی۔ میرا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ میں نے اس عربی مرد کو اشارہ کیا تو باتھ روم کے متعلق پوچھا تھا۔ اس نے مجھے باتھ روم دکھا دیا۔ میں متلی کرتی جا رہی تھی۔ میں نے امی سے بھی سن رکھا تھا کہ پریگنینسی میں چھوٹی موٹی بدبو سے بھی دل خراب ہونے لگتا ہے، اور آج میں یہ خود پر تجربہ کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی چیز مری پڑی ہے۔ میں باہر نکلی تو عربی مرد کہنے لگا کہ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں وہاں سے جلد از جلد بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ میرا بیٹھنا دشوارا ہو چکا تھا۔ اس عربی مرد نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگا کہ تم بیٹھو، میں جوس لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلا گیا تو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس صوفے کے نیچے ایسا کیا پڑا ہوا تھا جس کی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ خود دیکھ لیتی ہوں، مگر مجھ سے زیادہ جھکا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے صوفے کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس میں میرا ہاتھ دس گیا تھا۔ وہ ایک جدید قسم کا صوفہ تھا جو اوپر سے تو صوفے کے مانی لگتا تھا، مگر اندر سے ایک صندوق تھا۔ میں نے اس کے ڈھکن کو کھول کر دیکھا تو میرے حلق سے چیخیں برآمد ہونے لگی، کیونکہ اندر تو کسی عورت کی لاش پڑی تھی اور اس پر بہت سے پرفیوم پھینکے گئے تھے تاکہ اس کی بدبو خوشبو میں بدل جائے۔ میری چیخیں سن کر وہ عربی مرد بھی یہاں آ گیا تھا۔ میں چیختی چلی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا، جب سامنے کا منظر دیکھا تو زمین پر بیٹھا اور رونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک وہ کہنے لگا کہ یاسمین، میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ جس عورت سے محبت کی تھی وہ تم ہو۔ میں نے تمہارے علاوہ کسی عورت کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ تم نے شادی کی تو لگا کہ زندگی حسین ہو گئی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہیں گے، اور پھر تو نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ تم مجھے اولاد دینے والی ہو۔ مگر ایک دن مجھے ملازمہ نے بتایا کہ تم نے میرے نام ایک خط لکھ کر اپنا سامان لے کر یہاں سے چلی گئی ہو۔ میں نے جب یہ بات سنی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ خط پڑھا تو اس پر لکھا تھا کہ تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے، اس لیے تم اپنی زندگی کی نئی شروعات کے لیے
लिए मुझे छोड़कर जा रही हो। यास्मीन, इस खत के नीचे तुम्हारे अंगूठे का निशान भी तो था। मैं बहुत रोया, मगर तुम आज मुझे मुर्दा हालत में मेरे ही घर के सोफे के नीचे से मिली हो। अरबी मर्द रोता चलाता जा रहा था, जबकि मेरी नजर इसकी मुलाजमा पर पड़ी थी। वो मौके से फायदा उठाकर फरार होना चाहती थी। मैंने जल्दी से अरबी मर्द को इसकी जानिब मतवजा किया था। वो एकदम से होश में आ गया। उसने अपनी मुलाजमा को हाथ से पकड़ लिया और चिल्लाने लगा था। वो बोला कि तुमने मुझे बताया कि मेरी बीवी घर से भाग की है, तुमने इसका झूठा खत दिखाया। मुझे बताओ कि इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? तुमने ही मेरी बीवी को जान से मारा है ना? वो मुलाजमा थर थर कांप रही थी। वो बोली कि मैंने नहीं मारा, ये सब एक हादसे के नतीजे में हुआ है। दरअसल मैं यहाँ काम करने सिर्फ इसलिए आती थी क्योंकि मुझे किसी से इल्म हुआ था कि आप बहुत ही मालदार आदमी है। मैं इस घर में काम करती रही और कीमती चीजें रोजाना चोरी करती रही। एक रोज मालकिन की मुझ पर नजर पड़ी तो इसने मुझे रोकने की कोशिश की थी। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। जाहिर है कि मालकिन मुझे पुलिस के हवाले कर देती और मेरी जिंदगी खराब हो जाती, इसलिए मैं घर से फरार होने की कोशिश करने लगी। मगर मालकिन ने मुझे मजबूती से थाम लिया था कि इसी तसादम में वो नीचे फर्श पर जा गिरी। मुझे इल्म नहीं हुआ कि इनके सर के कौन से हिस्से पर चोट आई थी। वो ऐसी बेहोश हुई कि दोबारा न उठी और मुझे यकीन हो गया कि वो मर चुकी है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अगर आपको इल्म हो जाता कि मालकिन मर गई है तो आप मुझे जिंदा न छोड़ते, इसलिए मैंने मालकिन को सोफे में छुपा दिया और रोज इनकी लाश पर एक नया परफ्यूम छिड़क देती ताकि किसी को इस लाश की बदबू न आए। और आप इस कमरे में बहुत ही कम आते थे, इसलिए कभी आपको भी शक नहीं हुआ था। और फिर मैंने झूठ मूठ का खत लिखकर अंगूठे का निशान भी बना दिया था। मैं मालकिन को आज दफनाने वाली थी कि मगर आप आ गए और मेरा बना बनाया खेल खराब हो गया। अरबी मर्द ने अपनी मुलाजमा को पुलिस के हवाले कर दिया और मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया था। मेरी ही वजह से वो सारी हकीकत जान पाया है। इसने फोन पर किसी से बात की तो इसी वक्त कुछ लोग आकर इसकी बीवी की तनफीन के लिए इसे उठा कर ले गए थे। इसके बाद वो बोला कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। मैंने हामी भर ली, मगर वहाँ भी एक सरप्राइज मेरा मुंतजिर था। मैंने जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो ये देख कर दंग रह गई थी कि वहाँ तो अजीब तूफान बदतमीजी बरापा था। वहाँ पार्टी हो रही थी जिसमें मर्द औरत की कोई तफरीह नहीं थी। मेरी दोनों नंदे मर्दों के साथ रक्स पेश कर रही थी, जबकि मेरा शोहर भी वहीं पर मौजूद था। मैं मजीद आगे बढ़ी तो अपने शोहर को ये कहते हुए सुना था, अम्मी हमें मानूर के रूम में काम वाली तो मिल गई है, क्यों ना हमें इससे मजीद फायदा उठाए और इसे भी रक्स पर लगा दे। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारा मशवरा तो बहुत अच्छा है, इसके आने से पहले पहले ये पार्टी खत्म करना वरना वो भाग जाएगी। मैंने देखा था कि वहाँ अभी भी जो कुछ चल रहा था। मैं उल्टे कदम वहाँ से भाग गई थी। वो अरबी मर्द भी वहाँ पर ही था। मैंने इसको सब कुछ बताया तो इसने एक बार फिर से पुलिस को बुलवाया और मेरे शोहर समेत सबको गिरफ्तार करवा दिया था। बाद में ही मेरे शोहर ने इंकशाफ किया था कि उन्होंने घर में ही एक जुआ खाना बना रखा था। हफ्ते में 3 दिन वो यहाँ पर ये सब काम करते थे। जिस दिन घर में कोई ऐसा फंक्शन होता तो वो मुझे जानबूझकर बाजार भेज देता ताकि मैं इन मामला से बेखबर रहूं। मैंने अपने शोहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया था, मगर मैं अपनी औलाद होने की वजह से बड़ी परेशान थी और इस अरबी मर्द ने मुझे शादी की ऑफर कर दी थी, जिसे मैंने कबूल कर लिया था। इसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बच्चे को अपना नाम देगा। इसका नाम अब्दुल्ला था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। बच्चे की पैदाइश पर मेरी तलाक ना हो सकती थी। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ मेरा शोहर जेल में था। मैंने इससे तलाक ले ली और अब्दुल्ला से शादी कर ली। वो बेहतरीन शोहर और अच्छा बाप साबित हुआ था। इसने मेरे दोनों भाइयों को भी सऊदीया बुलवा लिया और इन्हें भी अपने साथ काम पर रख लिया था। मेरी जिंदगी अब बहुत बेहतर हो गई है। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे फजान जैसे बदकरदार शख्स से निजात देकर अब्दुल्ला का साथ दिया था। हम दोनों शादी की पहली सालगिरह पर हज करने गए थे। तब मुझे महसूस हुआ था कि अगर इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद नहीं हो तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आज ये मैं बात फखरिया तौर पर कह सकती हूँ कि मुझे अब्दुल्ला से बेइंतहा मोहब्बत है और मेरा शोहर अब्दुल्ला भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।